सेक्शन 13 बहुत मेजर सेक्शन था, इसको विस्तार में समझना जरूरी है। अब देखते हैं सेक्शन 14 क्या कह रहा है। सेक्शन 14 बात कर रहा है नो पिटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। कोई भी, आप देखिए वही पॉइंट आके, कोई भी पिटिशन, कोई भी आप अपनी बात की आ, अपने बात को सामने वाले के पास नहीं रख सकते जब तक आप एक साल सामने वाले पार्टनर के साथ नहीं बिता लेते। यानी कि 1 ईयर ऑफ मैरिज when you can't complete it, till that period you can't file any petition in front of court of law। यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ में मिल के रह के 1 साल का टाइम पीरियड मैरिज वाला जो रहता है वो साथ में मिलके खत्म करना होगा। कुछ कंडीशन बन सकती है कि पिटिशन, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस है कि मान लीजिए वॉल्यूशन ऑफ राइट्स हो रहा है, दोनों हटना चाह रहे हैं, अब जाहिर सी बात है ना, अब तंग आ चुके हैं। जब हम 6 महीना एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे, 6 महीना एक दूसरे की शक्ल देखने में हमको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, इशूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, रोज़ कलेश हो रहा है, तो हम 1 साल तक भैया क्यों वेट करें, हमें तुरंत चाहिए डिवोर्स तुरंत। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस में वो बात अलग बनती है, लेकिन टू द पॉइंट सेक्शन 14 का लॉ यही कहता है कि आपको 1 साल पूरा बिताना होगा। जब तक आप 1 साल नहीं बिताएंगे तब तक आप डिवोर्स लेने यहाँ कोर्ट के पास मत आएँ। ये बताता है सेक्शन 14। देखते हैं सेक्शन 15। अब देखिए डिवोर्स हो गया, वही बात आती है ना, लड़ लिए फिर साथ रह लिए, फिर लड़ लिए फिर साथ रह लिए। अब ये सेक्शन 15 उसी की बारे में बात करता है कि लड़ लिए हो, सब कुछ निपटा चुके, सारा कलेश पब्लिसिटी के सामने दिखा चुके, सारा नेम फेम पा लिए हो, सारा गुस्सा निकाल लिए। अब ये बात कर रहा है सेक्शन 15 डिवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, कि शादी जब टूट चुकी, खत्म हो चुकी, डिवोर्स हो चुका है, तो उनकी अब शादी फिर से दोबारा क्या हो सकती है। देखते हैं सेक्शन 15 में क्या कह रहा है ये बात। देखिए 2 तरीके से आपके पास राइट बनता है। देखिए आप तो कोई चीज़ आप तुरंत नहीं कर सकते, जब आपको तुरंत डिवोर्स नहीं मिलेगा तो तुरंत डिवोर्स लेने के बाद आप साथ में तुरंत रह भी नहीं सकते। नो राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ अपील, ये 2 पॉइंट बता रहा है। नो राइट ऑफ अपील में तुरंत इमीडिएटली डिवोर्स नहीं मिलेगा, इमीडिएटली आपकी शादी नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जब 6 महीने कूलिंग पीरियड दिए थे तब क्यों नहीं सुलझाए, अब काहे इतनी जल्दी तुम्हारी शादी कर दे, फिर से लड़ लोगे, फिर आ जाओगे, फिर पिटीशन फाइल करोगे। तो नो इमीडिएट डिवोर्स, नो इमीडिएट मैरिज। अच्छा फिर राइट ऑफ अपील क्या है। अपील टाइम, यहाँ पे राइट ऑफ अपील में अपील टाइम एक्सपायर्ड और अपील डिसमिस। देखिए अपील का 2 तरीके से, मान लीजिए कोई भी मुकदमा है आप दाखिल करते हैं, दाखिल करने का एक प्रक्रिया है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपने खत्म कर दिया, एक्सपायर्ड कर दिया, टाइम पीरियड बीत चुका, अब आए हैं यहाँ पे मुंह दिखाने, कोर्ट आपको वापस भेज देगी, जाओ नेक्स्ट डेट फिर मिलेगी तब आना। और यहाँ पे दूसरा तरीका होता है कि टाइम पीरियड के अंदर आए, समय अनुसार आए, उसके बाद कोर्ट ने आपके मुकदमे को डिसमिस कर दिया जब उनको वैलिड पॉइंट या रीजन नहीं मिला। अब अपील टाइम एक्सपायर्ड हो गया, हस्बैंड वाइफ ने पिटीशन फाइल की थी, पिटीशन फाइल जब की है, मौजूद ही नहीं हुए, पिटीशन चल रही है, आप आ ही नहीं रहे हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है आपकी कोर्ट में, कोर्ट क्या सीधा हटा देगी, फाइल उठा के फेंक देगी, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात, यही तो होता है कोर्ट में। टाइम पीरियड एक्सपायर्ड, अब आगे बढ़िए, टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो गया है अपील के लिए, तो यहाँ पे मैरिज डिसॉल्व होगी, तो यहाँ पे डिवोर्स पर्सन फिर से साथ रह सकते हैं। स्टार्टिंग पीरियड में डिवोर्स लेने के लिए अपील फाइल की, अपील पीरियड का टाइम खत्म तो रही तो रहे आप साथ में, बाय डिफॉल्ट आप वापस आ गए। एक है कि अपील टाइम डिसमिस्ड होगी, मान लीजिए कचहरी से आपने मुकदमा स्टार्ट करवाया, वहाँ पे पोस्टपोन्ड हो गया, या यहाँ पे कुछ डिसमिसल हो गया, कोई रिजेक्ट हो गया, या कोई पॉइंट उनको इशू नहीं समझ आया, मुकदमा आप हाई कोर्ट कर डाल देते हैं, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गया, तो उस टाइम पीरियड तक तो आप साथ ही हैं। जाहिर सी बात है, मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट तक आया है, तो हाई कोर्ट में जब रिजेक्शन हो गया तो यहाँ पे उस टाइम पीरियड के लिए आप साथ ही हैं। तो ये एक सिचुएशन ग्राउंड बन सकता है कि यहाँ पे डिवोर्स मैरिज फिर से हो सकती है, यहाँ पे डिवोर्स पर्सन फिर से शादी कर सकते हैं, उनके पास राइट क्रिएट हो जाता है। ये बात करता है सेक्शन 15 की। अब देखते हैं सेक्शन 16 को। सेक्शन 16 बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड इन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। अब भैया गलत तरीके से शादी कर ली, या बिना चॉइस के संबंधित आपने शादी कर ली, या फिर चलिए जान लेते हैं कि शादी कर ली, कुछ बातें आपको नहीं पता थी, अब आपके ऊपर चॉइस क्रिएट होगी, तो शादी तो हो गई, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड तो किया ही ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर लिया। अब जाहिर सी बात है ना, वॉइड मैरिजेस आपको पता है, सपिंडा कर ली, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, अब ये तो नहीं कि आप बढ़ जाएंगे, ऐसे करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करेंगे, अपनी सारी मैरिज ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे प्रॉपर वे में। तो आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, मैरिज का परफॉर्मेंस प्रॉपर वे में किया, तो चाइल्ड तो पैदा हुआ, तो वो चाइल्ड की बात की जा रही है कि उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी, यानी कि वो जायज़ कराया जाएगा कि वो नाजायज़। मान लीजिए वॉइड मैरिज से क्या वॉइड चाइल्ड भी होगा या फिर नहीं होगा, इसको देखते हैं।
देखिए लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड दो तरीके से मानी जाएगी, वॉइड बेसिस में और एक वॉइडेबल मैरिज में, ठीक है। देखिए लॉ कह रहा है कि चाहे गलत तरीके से शादी करो या वॉइडेबल कंडीशन में रह के शादी करो या किसी सिचुएशन में रह के शादी करो, दोनों तरह की मैरिज में अगर चाइल्ड पैदा हो रहे तो वो चाइल्ड जायज कहलाया जाएगा, वो लेजिटिमेट है, क्योंकि चाइल्ड के यहाँ भैया कौन सी गलती है, चाइल्ड का क्या यहाँ पे दोष बनता है। चाइल्ड को थोड़ी नहीं पता था कि मेरे माँ बाप सपिंडा में शादी कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी कर रहे हैं, कि कौन सी सिचुएशन में शादी कर रहे हैं, ये इस बात की जानकारी बच्चे को नहीं है, तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ चाइल्ड तो है ही नहीं। तो यहाँ पे चाइल्ड उस पोजेशन, अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी का पोजेशन भी कर सकता है, अपने सारे राइट्स एक्वायर कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लेजिटिमेट चाइल्ड है, जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से बना है, वो अपने रिश्तेदार की प्रॉपर्टी का हकदार नहीं होगा। उसकी सीमा केवल माँ बाप के प्रॉपर्टी या उन्हीं के संबंधित चीज़ों तक ही रहेगी। चाइल्ड की कोई गलती नहीं है, सारे राइट्स वो एक्वायर कर सकता है, जमीन जायदाद घर मकान खेत सब पा सकता है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे कानून कह रहा है कि आप गलती की तो उसका भुगतान बच्चे पे नहीं जाएगा। ये बताता है सेक्शन 16। देखते हैं सेक्शन 17 क्या कह रहा है। सेक्शन 17 पनिशमेंट फॉर बाइगैमी की बात कर रही है। जो हम लोग ने बाइगैमी वाला पॉइंट इनवैलिड कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज सेक्शन 5 में पढ़ के आया था, और जो हम लोग ने 13 में ग्राउंड में पढ़ा था, उसकी सजा कहाँ दी गई है बाइगैमी के, इसी हिंदू मैरिज एक्ट में दी है। कहाँ दी है? सेक्शन 17 में। देखिए बाइगैमी में दो तरीके से पनिशमेंट मिल सकती है, एक 494 आईपीसी में, एक 495 आईपीसी में। 494 में फर्स्ट वाइफ पनिशमेंट बाइगैमी की दिलवा सकती है, और सेकंड वाइफ 495 में जाके पनिशमेंट दिलवा सकती है बाइगैमी की। अब आईपीसी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें 494 क्या है, 495 क्या है, इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसमें केवल सेक्शन 17 पनिशमेंट के ही बारे में बात कर रहा है। बढ़ते हैं इस चैप्टर के, इस टॉपिक के लास्ट सेक्शन पे, जो बात करता है सेक्शन 18, जो है सेक्शन 18, वो भी पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है। कौन से, आइए देख लेते हैं। पनिशमेंट फॉर कंट्रोवेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज, यानी कि कुछ स्पेसिफिक अदर कंडीशन है उसका ब्रीच करते हैं तो उसमें क्या सजा मिलेगी, सेक्शन 18 में दी। देखिए कुछ अदर कंडीशन में कुछ ही ऐसा पॉइंट है जो सेक्शन 5 हम लोग कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज पढ़ के आए थे, उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इन्होंने निकाल के अलग से किए हुए हैं, जिसके सेपरेट पनिशमेंट सेक्शन 18 में दी गई। देखिए सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसका क्लॉज 3 जो होता है, जो थर्ड पॉइंट है, वो एज ऑफ पार्टीज के बारे में बात कर, यानी कि कम उम्र में माइनर के साथ शादी कर दी, ऐसी सिचुएशन। तो ये कोई अगर पर्सन आपस में करते हैं या परिवार वाले करेंगे तो उसकी सजा क्या है, उसकी सजा 2 साल है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर फाइन देना पड़ सकता है, या फिर दोनों लिया जाएगा अगर कोई माइनर के साथ किसी की शादी करता है, या फिर वो दोनों पार्टनर्स आपस में ही बिना उम्र जाने शादी कर लेते हैं। और सेक्शन 5 का 2 पॉइंट और है, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, यानी कि सपेंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये दो सिचुएशन, देखिए ये 2 पॉइंट हर जगह आपको जानने को मिले, क्योंकि ये पॉइंट ही एक तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट के अगेंस्ट है। ये दोनों पॉइंट इसको फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे सपेंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बेसिस में अगर कोई जाके मैरिज करता है, उसको 1 महीने तक की सजा दी जाएगी, उसको 1 महीने तक की सजा दी जाएगी और 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों देना पड़ सकता है। तो सेक्शन 5 में हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स थे जो हम लोग ने वैलिड मैरिज, कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज के पॉइंट पढ़े थे। तो इसमें एज ऑफ पार्टीज, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सपेंडास रिलेशनशिप, तो ये कुछ 3 ग्राउंड हैं जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 18 में दी गई है। तो ये बात करता है सेक्शन 18 के बारे में। आई होप आपको सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 18 तक का पूरा कंसेप्ट अच्छे से, एक एक प्रोविजन, एक एक सेक्शन, एक एक बात आपको ठीक से समझ आई होगी। नहीं समझ आई है, पूरी वीडियो फिर से देख लीजिए, प्रॉपर हर एक पॉइंट को क्लियर क्रिस्टल वे में समझाया गया है, उसको फिर से समझ सकते हैं। तो सेक्शन 11 से 18 हम लोग ने डिवोर्स के स्पेसिफिक ग्राउंड्स, कौन कब कैसे डिवोर्स लेगा, कौन पार्टीज पहले आएंगी, कौन पार्टीज कैसे डिवोर्स लेंगी, कब पिटिशन फाइल की जाएगी, कब पिटिशन फाइल नहीं की जाएगी, डिवोर्स के बाद शादी क्या हो सकती है, अगर बच्चा नाजायज़ कहलाया जाएगा क्या अगर वॉइड वॉइडेबल मैरिज से की गई है, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सेक्शन 5 की जो पनिशमेंट के बेसिस में दी गई वो कहाँ दी गई है। तो आई होप आपको सेक्शन 11 से 18 तक का प्रोविजन अच्छे से समझ आया हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।